तो फाइनली एमसीसीआरई 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट का काफी समय से मैसेज आ रहा था कि मैम एमसीसीआरई की वैकेंसी अब कब आएगी। तो ये आ गई भाई एमसीसीआरई 2026 की वैकेंसी, जो कि लगभग 225 पोस्ट के साथ में आई है। तो अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो अपना रिविजन स्टार्ट कर दीजिए। आप कंटिन्यू रखिए एंड प्रैक्टिस अपने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार हमें अपना सिलेक्शन पक्का करना है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वैकेंसी जो है कब से फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है, कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सबके बारे में। नमस्कार, मैं हूं मनीषा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, एकदम मस्त हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम एम्स सीआरई के बारे में जानते हैं कि इस बार कितनी वैकेंसी आई है, क्या है क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम आपको वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। वेबसाइट पर आप जाएंगे, एमसीसीआरई आपको सर्च करना है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ये है नोटिस नंबर 93/2026। कल से एक पीडीएफ भी चल रहा था पहले, लेकिन उसमें आपका नोटिस नंबर नहीं दिया हुआ था और 13 तारीख को ये वेबसाइट पर शो हो गया है। यहाँ देखो, व्यू डिटेल पर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा नीचे एडवर्टाइजमेंट, क्रिएट ए न्यू अकाउंट और लॉग इन टू अप्लाई। तो यहाँ से आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसकी रूल बुक पूरी ओपन हो जाएगी, पूरी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। मैंने अलग से पीडीएफ ओपन करी हुई है, तो मैं डायरेक्टली आपको यहीं से बता देती हूँ, है ना। ये वाली पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर भी मिल जाएगी, तो वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। क्योंकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आती है ना, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही डालते हैं सबसे पहले, तो आपको वहां पर मिल जाएगी। सबसे पहले आपको एक चीज मैं कहूंगी, जो हमेशा कहती हूँ, कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले पीडीएफ का एक एक पॉइंट आपको रीड कर लेना है। हर एक चीज आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, इतनी बार इस पीडीएफ को पढ़ डालना। बिकॉज एक छोटी सी मिस्टेक आपको आपके सिलेक्शन से दूर कर देती है। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज हमारे पास आते हैं कि मैम हमसे ये गलती हो गई फॉर्म भरने में, हमने ये सर्टिफिकेट इस टाइम पर रेडी नहीं किया तो डीवी में हमको रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए आपको ध्यान से फॉर्म अप्लाई करना है, कोई भी गलती नहीं करना है। उसके लिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। अब देखो, यहाँ हम बात करें नोटिस नंबर आपका, आपको पता होना चाहिए 93/2026, और 13/6/2026 को ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है। अब हम बात करते हैं कि मैम फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होंगे। तो फॉर्म भरना, भाई इतनी जल्दी क्या है, आप कहाँ चले। तो फॉर्म भरना आपके 13 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 13/6/2026, जिसकी लास्ट डेट है 3/7/2026 है ना। 3/7/2026, यानी कि आपके पास में आपको लगभग 15-16 दिन मिल रहे हैं, है ना। अभी 1-2 दिन छोड़ दो तो इन दिनों आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, बहुत केयरफुली आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारा आपको ध्यान में रख के अप्लाई करना है, कि जो भी इसमें मांगा गया है आपके पास में है या नहीं है, कौन सी डेट का है, सारी चीजें देखनी है ना। अब देखो, दूसरी चीज है यहाँ पर कि सबमिशन ऑफ एनओसी फॉर एप्लीकेशन वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी और क्वासी गवर्नमेंट, पीएसयूएस, ऑटोनोमस बॉडी और एनी इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय गवर्नमेंट। यानी कि कोई स्टूडेंट कैंडिडेट जो है, अगर किसी भी गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट जिसको गवर्नमेंट फंड करती है, तो वहां पर अगर जॉब करते हैं, वर्किंग है, तो आपके पास में एनओसी होनी चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको रेडी करवाना होगा, जिसके लिए इन्होंने 8/7/2026 डेट दी हुई है। फिर बात करें स्टेटस, आपको देखना है एप्लीकेशन का कि एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो आपका रहेगा 11/7/2026। अब एडमिट कार्ड कब इशू होगा एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड के बारे में नीचे हम आपको बताएंगे। अब फाइनली बात आती है कि मैम परीक्षा कब होगी। तो एग्जाम डेट यहाँ पर इन्होंने दी हुई है आपकी 25 से 27 जुलाई 2026। जैसा कि आपको पता है कि एमसीआरई ज्यादा टाइम नहीं देता है, महीने 1.5 महीने में आपको एग्जाम देनी होती है। तो जो न्यू स्टूडेंट है, जो अब तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कैसे करें उसके लिए मैं आपको बताऊंगी आगे। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें, पहले हम देख लेते हैं सारी वैकेंसी के बारे में, उसके बाद चर्चा करेंगे। जो स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, जिनको मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई वैकेंसी आने से पहले आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने ईमानदारी से प्रिपरेशन करी तो, है ना। बाकी और कुछ चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर, उनके बारे में हम आगे थोड़ा सा देखेंगे।
चलिए, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको ये देख लेना है। ये जो एग्ज़ाम है कौन कंडक्ट करवाता है? एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है। लेकिन ये जितने भी इंस्टीट्यूट है ना? ये इंस्टीट्यूट जो पार्टिसिपेट करते हैं, ये सभी ना मतलब इनके रूल्स आपको फॉलो करना होता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब। है ना? लेकिन एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है? एम्स दिल्ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे इंस्टीट्यूट है, इनका एड्रेस दिया हुआ है, ये सारी वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है ना? ये जो सारे पार्टिसिपेटिंग एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है सीआरई के लिए, सीआरई एग्जाम के लिए, ठीक है? यही आपको देखने को मिलेंगे जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे ना, तो ये सारे इंस्टीट्यूट रहेंगे, आपको चॉइस फिलिंग करना होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब, है ना? जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, पूरी प्रोसेस आपको देखना है, ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई होगा, है ना? बाकी बहुत सारी चीजें हैं, दो तीन चीजें इन्होंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर दी हुई है, देखो वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, किस किस कंडीशन में रिजेक्ट हो सकता है? आपका फोटो क्लियर होना चाहिए, आपका थंब साइन जो है वो क्लियर होना चाहिए, सारी चीजें हैं, और भी काफी सारी चीजें हैं। क्लोजिंग डेट का इंतजार नहीं करना है, आपको पहले ही फॉर्म अप्लाई कर देना है। आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, सभी को लेके इन्होंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। तो फिर भी आप गलती करो तो आप गलत हो। अब देखो, चॉइस एंड प्रेफरेंस की अगर हम बात करें, जैसा कि मैं आपको बात कर रही थी ना अभी, कि आपको इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना होगा, है ना? तो उसके लिए ये कब होगा? क्वालिफाइड कैंडिडेट कब होगा? जब आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो ये बात का मैटर है, ये हम बाद में देखेंगे जब एग्जाम हो जाएगी। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है वैसे, चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे करना है, लेकिन इस बार फिर से एक बार और बता देंगे हम। अब बात करें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, है ना? कुछ इंस्टीट्यूट जो है जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, सारी चीजें इन्होंने बता दी है ना? कि ड्यूरेशन होना चाहिए, वो उसमें आपका डेट भी लिखा हुआ होना चाहिए, मंथ भी होना चाहिए, ईयर भी होना चाहिए, बेसिक पे भी होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमेशा तभी का मान्य होता है जब आपका कंप्लीट हो जाता है। मान लो 2025 में, यानी कि 1 जुलाई 2025 को आपका बीएमएलटी डीएमएलटी जो भी कंप्लीट हुआ है, तो उसके बाद का एक्सपीरियंस काउंट होगा। आपने कहीं पर भी जॉब चालू करी, मान लो 2 जुलाई से करी या 1 जुलाई से भी करी, तो वो 1 जुलाई 2025 से काउंट होगा। अगर आप 30 जून को, है ना, 30 जून को भी कहीं पर गए, तो ये वाला काउंट नहीं होगा, बाद का ही हमेशा काउंट होता है एक्सपीरियंस, ठीक है? 30 वाला भी नहीं काउंट होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, कहीं पर भी जॉब करने चले गए, सोचते हैं कि हमारा ये एक्सपीरियंस कहीं जुड़ेगा। एक्सपीरियंस नहीं जुड़ेगा, आपको खुद को जरूर थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखने को मिलेगा, लेकिन ये एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉयज। वही चीज जो मैंने ऊपर अभी आपको बताई है कि एनओसी आपके पास में होनी चाहिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट संस्था में काम करते हैं, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, है ना? इनमें एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल। लेकिन आखिर में एक्चुअल एज है क्या, वो मैं आपको नीचे बताऊंगी जब वैकेंसी के बारे में बात करेंगे हम। तो ये तो एज लिमिट दी हुई है ना? एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, सॉरी, एज लिमिट के बारे में नीचे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है। ओबीसी सर्टिफिकेट में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ओबीसी का, वो कौन सी डेट का होना चाहिए। तो इन्होंने डेट यहाँ पर मेंशन करी हुई है, 1 अप्रैल करके डेट है यार। हाँ भाई, ये इशू हुआ होना चाहिए, इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 टू लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशंस। यानी कि आपके पास में जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो कौन सी डेट का होना चाहिए, किस डेट के बीच में इशू होना चाहिए? 1 अप्रैल 2026 से लगाकर 3 जुलाई 2026 के बीच का इशू होना चाहिए। अगर किसी के पास में पुराना बना हुआ है ना, फाइनेंशियल ईयर में बना हुआ है, तो आपको क्या करना है? रिन्यूअल के लिए डाल देना है। जो ओल्ड वाला है वो आप लगा सकते हैं, और जो रिन्यूअल आपने किया है उसका
आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ठीक है, उसकी जो स्लिप है वो लगा सकते हैं। जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो दोनों आपको लेके जाना है, जो ओल्ड वाला है वो भी ले जाना है और जो रिन्यू करने के लिए जो स्लिप है वो भी ले जाना है। हालांकि तब तक आपका नया आ जाएगा तो वो भी ले जाना है, स्लिप भी ले जाना है और पुराना वाला भी आपको ले जाना है डीवी के टाइम पे, है ना। तो ये ध्यान रखना है। फिर बात करें हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए भी इन्होंने यही डेट दी हुई है कि आपका ये जो है इशू होना चाहिए 1/4/2026 से 3/7/2026 के बीच में, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए। तो ये सर्टिफिकेट आपके इस डेट के इशू होना चाहिए, बाकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट दोनों के लिए आपको ध्यान रखना है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका जो भी चाहे आपने बीएमएलटी किया है, डीएमएलटी किया है, बीएससी एमएलटी किया है, बीवोक एमएलटी किया है, तो वो लास्ट डेट जो है आपकी क्लोजिंग डेट कितनी है, 3/7/2026, तो उससे पहले के होने चाहिए। उसके बाद का चाहे वो 4 तारीख का हो, 5 तारीख का हो, तो भी नहीं चलेगा। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपने सोचा कि भाई 4 तारीख तक आ जाएगा, 5 तारीख तक आ जाएगा रिजल्ट, तो हम अप्लाई कर देंगे, 1-2 दिन में क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन वो डीवी में मान्य नहीं होगा। इसके बाद वो डिपेंड करता है पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट पे, है ना, कि वो आपको रिजेक्ट करेंगे या फिर रख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपके सर्टिफिकेट की बात। बाकी पीडब्ल्यूबीडी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब हम डायरेक्टली चलते हैं आपके एप्लीकेशन फी पर कि कितने रुपए लगने वाले हैं। तो एमसीसीआरटी भाई पैसा बहुत लेता है, वो है 3,000 रुपए। अब आप 3,000 रुपए फॉर्म अप्लाई करने के लिए देंगे, है ना, तो सोचो आप जो तैयारी कर रहे हैं इसका फायदा उठाना है या नहीं उठाना है। तो अच्छे से तैयारी करो, इधर आपके 3,000 रुपए लग रहे हैं, है ना, फालतू पैसा हमें खर्च नहीं करना है, तो आप इसका फायदा उठाओ। 3,000 रुपए आपके लगेंगे अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो। अगर SC ST कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो 2,400, और पर्सनल विद डिसेबिलिटीज इनके लिए नहीं लगने वाला है। एक चीज और है, अगर कि आप SC ST के अंदर आते हैं, SC ST के कैंडिडेट है, तो एग्जाम देने के बाद में जब आप एग्जाम में अपेयर हो जाते हैं तो वो फिर से आपको रिफंड हो जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में अपेयर नहीं हुए हैं तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके अलावा कैंडिडेट कैन पे द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इनके थ्रू कर सकते हैं। क्लियर है। चलो, अब डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम डेट तो मैंने बता ही दिया है, 25 जुलाई से 26 जुलाई है। एग्जाम कैसे होगा, तो एग्जाम आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी और रिटर्न टेस्ट, और एनी अदर टाइम विद 10 डेज एडवांस नोटिस आपको दे दिया जाएगा अगर कोई भी चेंजेस होता है तो, है ना। तो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन से 10 दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहेगा, तो ऑल मेजर स्टेट ड्यूटी ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू रिसीविंग ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। एम्स रिजर्व रखता है कि भाई राइट टू अलॉट एनी सिटी स्टेट आपको वो दे सकता है, चाहे आपने सिलेक्ट कोई सा भी किया हो, ये इसके हिसाब से दूसरा भी दे सकता है। आप जरूर चॉइस करते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास में रिजर्व है कि ये चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। एम्स रिजर्व द राइट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ वन और मोर ग्रुप और ऑल ग्रुप, यानी कि ये एक ग्रुप का भी एग्जाम ले सकते हैं, दो का भी ले सकते हैं, या फिर सभी का भी ले सकते हैं। अब एडमिट कार्ड देख लो, तो एडमिट कार्ड आपका कब आएगा। एडमिट कार्ड आता है विल बी इश्यूड 3 डेज बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जब आपकी एग्जामिनेशन डेट है 25 तारीख को आपकी एग्जाम है, तो उससे 3 दिन पहले, है ना। और आपका जो रिस्पेक्टिव पोस्ट ग्रुप, हर सिटी और स्टेट आपको कब दिखेगा, कब देखने को मिलेगा कि भाई कौन सी सिटी हमें मिली है, कौन सा स्टेट मिला है, तो वो 7 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा एडमिट कार्ड इशू होने से, ठीक है। द एडमिट कार्ड विल बी रिलीज ऑन एग्जामिनेशन सेक्शंस, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसी वेबसाइट पर आपको देखना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम एम्स वेबसाइट्स बाय लॉग इन विथ क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट के थ्रू नहीं मिलेगा, यहीं से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। तो वेबसाइट हमें चेक करते रहना है, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा, तो आपको वेबसाइट हमेशा चेक करते रहना है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट एलिजिबल क्राइटेरिया एंड वैकेंसी के बारे में, वो जो कि नीचे दिया हुआ है। तो पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद इत्मीनान से हम इसके बारे में समझेंगे, है ना, कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है।
ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। पहले हम थोड़ा सा पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। अपना जो पोस्ट कोड है यानी कि ग्रुप कोड है वो है 17। तो सीधे हमें 17 पे चलना है, जिसमें आपका आता है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 या टेक्नीशियन, या फिर टेक्नीशियन एक और दिया हुआ है यहाँ पर, या फिर टेक्निकल ऑफिसर्स, या फिर सुपरवाइजर या मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये जितनी भी पोस्ट हैं इन पर जो वैकेंसी है वो इस ग्रुप के अंदर आती है, यानी कि ग्रुप कोड 17 के अंदर आती है। अब इस पूरे ग्रुप कोड का एक ही सिलेबस रहेगा, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। एमएलटी का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका यहाँ पर रहेगा, और एग्जाम जो है बायलिंगुअल होगी, हिंदी प्लस इंग्लिश में आपकी होगी। जिन भी स्टूडेंट का मैसेज रहता था कि मैम अगर लैब अटेंडेंट का सिलेबस की बात करें तो अलग रहता है क्या, टेक्निकल का अलग रहता है क्या, तो सभी का सिलेबस एक ही रहेगा जो एक ग्रुप के अंदर आएगा। इसी प्रकार बाकी के जो ग्रुप हैं देख सकते हैं आप, ग्रुप 16 है, ग्रुप 18 है, ग्रुप 19 है, तो इनके लिए इन्होंने पूरे पूरे ग्रुप बनाए हुए हैं और उनके लिए एक एक सिलेबस दिया हुआ है और ये लैंग्वेज यहाँ पर बताई हुई है। अपना ग्रुप कोड है 17, सिलेबस एक रहेगा, बायलिंगुअल रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशन पर कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। ये तो आपका स्किल टेस्ट वाले के लिए हो गया, यहाँ से आपका कोई मतलब नहीं है। सीधा हम चलते हैं, ये डीवी के बारे में हो गया। डीवी के बारे में भी देख लेना, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए हैं इन्होंने वो सारे पढ़ लेना आप, है ना। सारे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम बता देते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पढ़ना बाकी है। तो चलिए सीधा आ जाते हैं हम अपने, ये रहा ग्रुप कोड 17 जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, है ना। पोस्ट कितनी है वो तो मैं आपको लास्ट में बता ही दूंगी, लगभग 225 से वो मैंने आपको बता दी है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखो, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एम्स मदुराई, ये इंस्टीट्यूट के नाम दिए हुए हैं, ये एज लिमिट दी हुई है, पे लेवल दिया हुआ है और ये क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो एम्स मदुराई में अगर हम देखें तो देखो 18 से 27 साल की इन्होंने एज लिमिट दी हुई है और 5 लेवल है, मतलब पे लेवल क्या है 5 है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो असेंशियल में तो आ जाता है आपका 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट्स, है ना। 10+2 आपका होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। ठीक है, उसके बाद में जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है। देन क्या दिया हुआ है कि 2 साल का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, 2 ईयर का डीएमएलटी आपके पास में होना चाहिए फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। देन फिर यहाँ पर इन्होंने क्या ऐड किया है कि 1 साल का कितना, 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटेस्ट, यानी कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, अटैच्ड विथ अ हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड्स, ऐसे हॉस्पिटल से जिसमें लगभग कितने, मिनिमम 100 बेड तो होने ही चाहिए, या ऐसे लेबोरेटरी ऐसे हॉस्पिटल से जो रिकॉग्नाइज्ड हो, है ना, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से या लेबोरेटरी से जो कि 100 बेड का हो। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायरमेंट है, ये तो पहले की बात हो गई जिसमें असेंशियल में इन्होंने लिखा है। और करके देखो 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट, है ना, 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट से है। साथ ही अगर आपका बीएससी यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, मतलब एक तो ये हो गया कि भाई ये तो असेंशियल है, ये तो आपके पास में होना ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास में है ना, अगर बीएससी है, चाहे बीएमएलटी हो, चाहे बीएससी एमएलटी हो, है ना, चाहे बीएससी एमएलटी हो, चाहे बीवोक एमएलटी हो, है ना, बीवोक एमएलटी वाले भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में ये है, या बीएमएलएस हो, आपके पास में बैचलर डिग्री है और आपके पास में 10+2 साइंस से है, तो आप इसमें विदाउट एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई अगर आपके पास में डीएमएलटी है तब तो आपको एक्सेल का एक्सपीरियंस लगेगा, डीएमएलटी नहीं है, बीएमएलटी है, तो फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, ये तो हो गई एक। दूसरी ये जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आप देखो, जिसमें न्यू दिल्ली में अगर हम बात करें तो इसमें जो है एज लिमिट आपका 27 से 40 तक दिया हुआ है, इसमें भी पे लेवल 5 रहेगा, और शायद इसमें भी सेम चीज दी हुई है, जो हमने ऊपर देखा वही रिक्वायरमेंट इस इंस्टीट्यूट को भी है। फिर यहाँ देख लो, इसमें भी सेम यही रिक्वायरमेंट दिया हुआ है ना। और यहाँ एम्स मंगलगिरी में देख लो, यहाँ पर भी यही रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, एज लिमिट भी यही है।
ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किसमें चेंज है। एक मिनट हम देख लेते हैं साथ ही साथ। ये देखो, लैब अटेंडेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। लैब अटेंडेंट के लिए जैसे रायपुर में हम देखें तो यहाँ पर पे लेवल चेंज हो जाता है। 18 से 27 साल की एज लिमिट है, पे लेवल 2 रहेगा। और आपका 10+2 विथ साइंस विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड डिजायरेबल, यानी कि आपके पास में अगर एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड। एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा। अदरवाइज आप 10+2 साइंस से डीएमएलटी के साथ में लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सही सेम चीज यहाँ पर भी है। 10+2 विद साइंस और डीएमएलटी आपके पास में होना चाहिए, और ये डिजायरेबल है कि आपके पास में अगर एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपकी लैब अटेंडेंट के लिए हो गई है। अब हम देख लेते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर दिया हुआ है लैब टेक्नीशियन एम्स नागपुर में अगर हम देखें तो 21 से 30 साल, और पे लेवल यहाँ पर 5 आ जाता है। यहाँ देखो 10+2 विथ साइंस आपके पास में होना चाहिए, और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, डीएमएलटी प्लस 10+2। ये तो हो गया असेंशियल कि इतना तो आपके पास में एटलीस्ट होना ही चाहिए, तभी जाकर आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास में बीएससी है ना, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये डिजायरेबल है। डिजायरेबल मतलब कि और अच्छा। ठीक है, मतलब इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर इसमें डीएमएलटी और बीएमएलटी वाला दोनों है तो बीएमएलटी वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। चलो, अब उसके बाद में ये दो तीन चीजें जो डिफरेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर इसमें ऐसा कुछ लगता है तो आप देख सकते हैं। सभी की रिक्वायरमेंट लगभग यही है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एम्स भोपाल में बात करें, यहाँ आपका पे लेवल भी चेंज हो जाता है, एज लिमिट भी 25 से 35 साल तक की है। इसमें आपके पास में इसमें डीएमएलटी वाले जो हैं अगर अप्लाई करते हैं तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर चाहिए। ऑल्सो बीएमएलटी वालों को भी इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी 5 साल का। ठीक है, इन इन द कंसर्न फील्ड, है ना। इसमें आपके पास में बीएमएलटी होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी हो। इक्विवेलेंट मतलब बीएमएलएस हो, बीएससी एमएलटी हो, बीएमएलटी हो, है ना। तो 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें आपको लगेगा। यही चीज सभी के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट में सभी के लिए यही दिया हुआ है। तो लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए अलग है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है कि बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगेगा। बीएमएलटी के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है किसने, एम्स न्यू दिल्ली ने मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। सो जूनियर जेएमएलटी के लिए अलग था, है ना, एमएलटी के लिए अलग है, और असिस्टेंट के लिए अलग है, देन टेक्निकल ऑफिसर के लिए अलग है। तो यहाँ आपका पे लेवल भी चेंज हो जाता है ना, जैसे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वालिफिकेशन बढ़ती जा रही है। क्वालिफिकेशन बढ़ रही है तो पे लेवल भी आपका बढ़ रहा है। तो जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि भाई आप डीएमएलटी कर रहे हैं तो डीएमएलटी की जगह बीएमएलटी करिए। अगर आप बीएमएलटी बीएससी एमएलटी आपके पास में है, एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पर पे लेवल 6 मिलने वाला है। तो ये काफी अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज थी जो कि आपको रिक्वायरमेंट है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब मैं आपको पोस्ट बता देती हूँ, लेकिन पोस्ट से पहले हम सीधा पहले आपके क्वालिफिकेशन सॉरी इसके बारे में बात कर लेते हैं, सीबीटी एग्जाम के बारे में, है ना। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको पोस्ट बता दूंगी कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो ध्यान रखना है, आप जिस भी ग्रुप कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप अप्लाई कर रहे हैं अपने ग्रुप कोड 17 के लिए, तो आपको एक ही फॉर्म भरना है, अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है। एक ग्रुप कोड के लिए एक ही बार फिल करना होगा और एक ही फॉर्म भरा जाएगा। एक ग्रुप कोड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो चलो, अब आप जैसे आप सोच रहे हैं कि भाई एक ग्रुप कोड के लिए हम अप्लाई करेंगे तो जितनी भी इसके अंदर पोस्ट है सभी में अप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे बस उसी में आप फिक्स होंगे, है ना। जैसे चाहे आप भोपाल, रायपुर, एम्स मंगलगिरी जिसकी भी बात करें, और इनकी जो रिक्वायरमेंट है अगर आप वो फुलफिल करते हो तभी वो आपके इस लाइन में आएंगे, जब आप चॉइस फिल करेंगे तब, है ना। क्योंकि अभी फॉर्म अप्लाई करते समय आपको तो केवल अपना जो क्वालिफिकेशन है वो डालना है, अपनी क्वालिफिकेशन के सेट बनाना है। आपके पास में जो भी है 10+2 साइंस से है, आपके पास में बायोटेक्नोलॉजी है, आपके पास में बीएमएलटी है या डीएमएलटी है, बीएमएलएस है, अभी बस आपको क्वालिफिकेशन डालना है। आपको कोई इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने ऑप्शन ही नहीं आएगा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने का, बस आपको अपनी क्या डालना है, आपका क्वालिफिकेशन है, आपके पास में एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये सारा आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद में आएगा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने की बारी। तो अभी आपको ये सारी चीजें नहीं दिखेगी कुछ भी। ठीक है, मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देती हूँ।
फिर हम फाइनली लास्ट में पोस्ट देख लेंगे कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो भाई अपनी तैयारी आप कंटिन्यू रखिए भाई, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करने की जरूरत है ना। पेपर का लेवल कैसा आ रहा है ये तो आप सभी देख ही रहे हैं, हम आपको बता ही रहे हैं। चलो, तो ये आगे यहाँ पर सीबीटी बेस्ड आपकी एग्जाम होगी। एग्जाम का पैटर्न हम आपको समझा देते हैं कि टोटल क्या रहेगा आपके एग्जाम का पैटर्न। देखो, जैसा कि हर बार होता है ना, वही आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शेल बी 90 मिनट। टोटल आपको टाइम कितना मिल रहा है? 90 मिनट, है ना, 1.5 घंटा आपको पूरा मिल रहा है। कितने एमसीक्यू रहेंगे? तो 100 एमसीक्यू रहेंगे, है ना। 100 एमसीक्यू कितने मार्क्स के? 400 मार्क्स के। अब 400 मार्क्स के रहेंगे, मतलब कि पेन का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है? ओ सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, वापस लिख देते हैं, है ना। 90 मिनट, 100 एमसीक्यू, 400 मार्क्स, मीन्स 1 क्वेश्चन केरी 1 मार्क्स, है ना। एक क्वेश्चन आपको, हो क्या हो रहा है ये, चलिए, 1 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का है ना। 400 मार्क्स, एक एक चीज हमें समझना जरूरी है। अब देखो, 20 एमसीक्यू आपके रहेंगे किससे रिलेटेड? 20 एमसीक्यू रहेंगे जिसमें आपका जीके, जीएस, है ना, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें रहेगी। ये जनरल नॉलेज से आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, यानी कि नॉन टेक्निकल का पूरा रहेगा आपका 20 नंबर का। बाकी 80 क्वेश्चन, या 80 मार्क्स नहीं, क्वेश्चन लिखो भाई, है ना। तो यहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे, कहाँ से? 80 क्वेश्चन आपके रहेंगे रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप। आप जिस भी ग्रुप के अंदर आते हैं, जो भी आपका सिलेबस है, उससे रिलेटेड आपके 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डिंग विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बेस पर आपका सिलेबस रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। अब यहाँ पर आती है आपकी सारी चीजें मैं क्लीन कर रही हूँ, या फिर यहीं पर लिख देती हूँ। मतलब कि आपको 5 सेक्शन, है ना, कि क्वेश्चन पेपर आपका 5 सेक्शन में रहेगा, जिसमें हर सेक्शन में आपको 18 मिनट दी जाएंगे। 18 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, और इसको 18-18 मिनट को 5 भागों में डिवाइड कर दो। अब देखो, वेर इच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चंस, यानी कि हर सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हो गए ना 18 500, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 20 20 20 करके आपके क्वेश्चन रहेंगे 5 सेक्शन में, हर सेक्शन में आपको 18 मिनट दिए जाएंगे। अब इस सेक्शन विल बी अपीयर वन बाय वन ड्यूरिंग द 90 मिनट। ये इस 90 मिनट में आपको 18-18 मिनट के सेक्शन मिलेंगे। एक ओपन होगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली 18 मिनट जैसे ही कंप्लीट होंगे दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। आप उसको फिर से बैक नहीं कर सकते, प्रीवियस में नहीं जा सकते। आपने भाई एक कोई सा क्वेश्चन छोड़ दिया कि इसको मैं बाद में देख लूंगा, तो 18 मिनट कंप्लीट होने के बाद आप उसको नहीं देख पाएंगे, वही चीज जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ये मैं क्लीन कर रही हूँ। देखो, next section will be automatically activate and visible, and so on examination will be submitted automatically after specified durations। automatically वो submit हो जाएगा, आपको submit करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो, you will be allowed visible, so on the examination will be submitted automatically। हाँ, you will be allowed only the attempt question in the currently active sections which will remain enabled for set times and will never come back again for any sections after move to next sections। यानी कि दूसरे सेक्शन में जाने के बाद आप फिर से उस दूसरे पुराने सेक्शन में नहीं जा सकते, इसीलिए 18 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन जो भी आपको लग रहा है आपको सॉल्व कर लेना है। बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो ध्यान से आपको क्वेश्चन को देखना है एंड सॉल्व करना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा? तो यहाँ पर देखो, फॉर ऑल ग्रुप्स अगर हम बात करें, तो ऑल ग्रुप्स वेयर क्वालिफिकेशन इज, है ना, 10th मैट्रिकुलेशन या 10+2 एग्जामिनेशन है, तो विल बी हेल्ड इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, यानी कि हमारा तो बाइलिंगुअल में रहेगा, हमने देख ही लिया है वहां पर। फॉर ऑल ग्रुप्स पोस्ट वेयर स्पेसिफिक टेक्निकल डोमेन नॉलेज इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज रिस्पेक्टिव पोस्ट कैरियर एजुकेशन हायर और द मीडियम एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश में होगा। चलो, इसको छोड़ दो। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर क्वालिफिकेशन और अदर क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, सो ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क, यानी कि 4 each।
एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिल रहा है आपको, और नेगेटिव मार्किंग कितनी की है यहाँ पर, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर, क्योंकि ये 4 मार्क का है, तो आपका 1 नंबर पूरा कटेगा, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एक गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर इसमें से कटने वाला है। इसीलिए बड़े ध्यान से हमें पूरा माइंड अपना वहीं पर होना चाहिए। वैसे तो वही होता है, एग्जाम टाइम पर इधर उधर दिमाग नहीं भटकता है, ना ही आंखें इधर उधर देखती है, बस अपना फोकस पूरा वहीं पर होता है। बस आपको एक चीज रखना है कि रिलैक्स रखना है, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है अभी तक, आपको बस यही रहना है कि मैंने जो पढ़ा है वो काफी है मेरे लिए, है ना। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस नहीं लेना है, आप अपने माइंड को कूल रख के प्रिपरेशन कीजिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं ना, तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आपको आते हुए भी आप उस चीज को नहीं कर पाते हैं। इसलिए बस अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, बस आपको इसी थिंकिंग के साथ में चलना है ना। अपनी तैयारी को आपको कंटिन्यू रखना है। एम्स सीआरई से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। एम्स सीआरई में एमएलटी एजुकेशन पॉइंट से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी का रिजल्ट हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो आप बस अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, इसमें आपका भी नाम आएगा। तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, और अगर हम बात करें एमसीआरई की, तो एमसीआरई तो भाई लगातार आ रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगली एमसीआरई आएगी, तो हमें प्रिपरेशन अपनी अभी से स्टार्ट कर देना है। तो देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहे आप महाराजा बेच 1.0 में हो, चाहे आप महाराजा बेच 2.0 में हो, उसमें जो मैंने कंटेंट दिया है वो सफिशिएंट है। आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने जो पढ़ाया है बस आप वो पढ़ लीजिए। इसके अलावा मैंने जितनी भी एमसीक्यू क्लासेस है, एक चीज जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, देखो कि लास्ट टाइम आप देखिएगा, जब एमसीसीआरई की वैकेंसी आई थी ना, तो मैंने उसका पेपर एनालिसिस करवाया था, है ना। स्टूडेंट को पता होगा भाई, जो पेपर एनालिसिस में जुड़े हुए थे, है ना। 1 मिनट भाई बता ही देते हैं। तो आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर जाना, है ना, यूट्यूब चैनल पर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो लाइव सेक्शन में जाके देखना, ये जो हमारा एम्स सीआरई का पेपर एनालिसिस है, 1 मिनट देख लेते हैं भाई। ये रहा एम्स सीआरई एग्जाम एनालिसिस। इसमें मैंने बताया है कि भाई जो पेपर आया था ना, वो लगभग सारे क्वेश्चन, लगभग हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इन एमसीक्यू क्लासेस में से ही आए थे, जो कि मैंने आपको इस तरीके से इमेज लगा लगा कर बताया है भाई, कि देखो मैंने ये पढ़ा रखा है यहाँ पर और ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आप इस पेपर एनालिसिस को जाके देखना, देखो मैंने यहाँ पढ़ाया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आया था। ऐसे मैंने लगभग बताया ना कि सारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है आपके यहीं से बन गए थे। तो मैं जो बता रही हूँ कि एक तो आप चाहे जिस भी बेच के अंदर हो, चाहे आप महाराजा बेच 1.0 में हो या 2.0 में हो, आपको जो पढ़ाया गया है उसे अच्छे से पढ़ लेना है। एमसीक्यू बुक आपके पास में होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, अगर आपने वो कर लिया। तीसरा, एक रामबाण चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जितनी भी एमसीक्यू क्लासेस है, बस आपको अपना शेड्यूल टाइट करना होगा। और हमारी जितनी भी एमसीक्यू क्लासेस हमने एमएलटी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई हुई है, वो सारी की सारी देख लो। अगर वो आपने देख ली ना, तो यकीन मानो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वो देख लिया आपने, जो हमने पढ़ाया हुआ है बेच के अंदर वो पढ़ लिया, और आपने एमसीक्यू बुक से प्रैक्टिस कर ली, आपके पास में अभी 1 महीना है, 1 महीने से भी ज्यादा है, लगभग 40 दिन आपके पास में बचे हैं। सारे दिन निकालते हुए भी अगर हम बात करें तो रात दिन एक कर लो, अभी मेहनत कर लो और एम्स में सिलेक्शन ले लो भाई। एम्स में जाने का सपना होता है स्टूडेंट का, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट सपना देखते हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि उनको रास्ता नहीं समझ में आता है कि हमें जाना किधर है ना। तो सबसे पहले अपना मार्ग क्लियर करो और सही गाइडेंस में प्रिपरेशन करो। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, अपना शेड्यूल बनाओ, अपना दिमाग लगाओ, स्मार्ट स्टडी करो, और आप ऐसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और सारी चीजें आप याद कर लेंगे, और आप ऐसे चुटकियों में सिलेक्शन भी ले लेंगे। बस आपको इन दिनों अपनी पूरी एनर्जी लगा देनी है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको जो बोल रही हूँ ना, कि आपने बस ये कर लिया तो कहीं आपको ढूंढने
कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, इतनी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाकी आप है ना, बहुत सारे हमारे जो पॉडकास्ट मैंने शूट किए हुए हैं स्टूडेंट के साथ में, वो भी देख सकते हैं। लास्ट अभी मैंने एक स्टूडेंट ने एम्स गोरखपुर की एग्जाम दी थी, क्वालिफाइड किया है, तो इसके साथ भी हमने सेशन रखा था। तो आप ये वाला भी वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉडकास्ट सेशन है, आप देख सकते हैं। तो इनसे क्या आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन करी है, कम टाइम में इन्होंने कैसे क्वालिफाइड किया है। तो अलग अलग स्टूडेंट से आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलेगी। तो ये सेशंस भी आप जरूर देखना, ठीक है। चाहे तो आप अभी देखना, चाहे आप बाद में देखना, लेकिन देखना जरूर। अभी हो सकता है आपके पास में काफी कम टाइम हो, तो आप कुछ कुछ स्टूडेंट के तो देख ही लेना। जैसे एम्स वाले स्टूडेंट हैं, उनके तो मोस्टली देख लेना, ताकि आपको नॉलेज मिलेगा उनसे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज जो मैंने आपको बताई है, आपको ये जरूर करना है। चाहे आप महाराजा बेच 1.0 के स्टूडेंट हो, चाहे आप 2.0 के स्टूडेंट हो। अब बात आती है प्रिपरेशन की, जो न्यू स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि वैकेंसी का नोटिफिकेशन कल ही आ चुका था, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे हमारे पास में कल से ही कि मैम हमें कुछ बीच में रिलीफ कर दो, हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारी एग्जाम आ चुकी है, हमारे पास में समय बहुत कम है। इसीलिए हमने महाराजा बेच 2.0 और महाराजा बेच 1.0, है ना, दोनों में अभी ऑफर प्रोवाइड करवाया है, क्योंकि एम्स होशियारी की एग्जाम है, सिर्फ इसलिए। तो आप यदि महाराजा बेच 2.0 ज्वाइन करते हैं, तो 1000 का ऑफ आपको मिलेगा। अगर आप महाराजा बेच 1.0 ज्वाइन करेंगे तो 500 का ऑफ मिलेगा। अगर आप बुक परचेस करते हैं तो ₹100 का ऑफ आपको मिलेगा। मीन्स ये 999 की बुक जो है आपको 899 में मिलने वाली है, ठीक है। सो ये ऑफर आपको मिलेगा मात्र और मात्र 20 तारीख तक, यानी कि 20 जून तक, जो कि 14 जून से स्टार्ट होगा, है ना। 14 जून से स्टार्ट होगा, जो कि 20 जून तक रहेगा। ये केवल और केवल जो एम्स सीआरई के स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए है। हालांकि सिलेबस बहुत बड़ा है, समय काफी कम है, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। बस आपको एमसीक्यू क्लासेस देख लेना है, इनमें जो हमने पढ़ाया हुआ है वो आपको देख लेना है। थोड़ा सा शेड्यूल आपको टाइट करना पड़ेगा। सारे जितने भी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उन सबको हटा दो भी, है ना। जाना आना, मोबाइल चलाना, ये सब कुछ बंद कर दो। मोबाइल में बस आपको जो काम की चीज है बस वही देखना है। तो अगर आप महाराजा बेस 2.0 ज्वाइन करते हैं, तो इसमें आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, है ना, नॉन टेक्निकल की क्लासेस भी मिल जाएगी। तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, इसी से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा आपको जितनी भी लाइव क्लासेस है वो देख लेना है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास में बुक तो है ही सही, जितने जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उनकी प्रैक्टिस आप बुक से करते जाएंगे, है ना। तो ये चीज है। इसके अलावा जैसे हम बुक की बात करें, तो बुक जो है आप देख सकते हैं, इसमें आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। तो इससे आपकी क्या प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाएगी। आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो जो स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट है, जिसने पहले से बैच ज्वाइन किया हुआ है, तो जो हमने पढ़ाया हुआ है बस वो पढ़ लेना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिविजन कर लेना है और प्रैक्टिस करनी है। अभी बस आपका यही काम है इस 1.5 महीने में, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हैं, अगर आप बुक नहीं चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज में इसमें भी बहुत सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ये महाराजा बेच 1 है, जो ओल्ड बेच है, लेकिन इसमें भी काफी अच्छा कंटेंट है, तो आप इससे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो पहले स्टूडेंट इसको ले चुके हैं। अगर न्यू स्टूडेंट लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप महाराजा बेच 2.0 ही लें अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। सो आपके पास में अभी ये जो टाइम है, इसको बस दे दीजिए। अभी इस बार आपको एमसीआरई क्वालिफाई करना है, और आप कर सकते हैं। आपके पास में समय है, क्योंकि जो पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, जो पहले रह चुके हैं, वो चाहते हैं अगर एम्स में जाना, तो आप इजीली कर सकते हैं क्वालिफाई। ये जो स्टूडेंट जिसने क्वालिफाई किया है, वो कोई अलग से आए हुए नहीं है भाई, आप ही के जैसे हैं, है ना। आप ही के जैसे उन्होंने डीएमएलटी किया है, बीएमएलटी किया है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आगे, कि द क्वालिफाई मार्क विल बी 40% फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए, और 35% फॉर ओबीसी, एंड 30% फॉर एससी एसटी। मतलब कि एटलीस्ट इतने क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपके पास में होना ही चाहिए, तभी आप आगे एलिजिबल माने जाएंगे। एलिजिबल मतलब कि क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। चलो, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर लास्ट आपकी, कि मैम पोस्ट कितनी है और कौन सी कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। कहाँ गया भाई, है ना, लास्ट वाले पे आ जाते हैं।
कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। टोटल हम बात करें ग्रुप कोड 17 की, तो यहाँ पर सभी का दिया हुआ है, मदुराई, न्यू दिल्ली, इन सब में देख सकते हैं। तो इसमें है आपकी टोटल 4 पोस्ट, इसमें है 46 पोस्ट, कैटेगरी वाइज आप देख सकते। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 4, यहाँ पर जेएमएलटी की दी हुई है 13। ठीक है जी। और आगे देखो, इसमें वो दी हुई है 2, इसमें दी हुई है 2, इसमें 4 दी हुई है, इसमें 7 दी हुई है, और इसमें 10, ऐसे करके पूरी टोटल जो यहाँ पर बनती है आपकी लगभग 225 पोस्ट, है ना? कितनी है? 225। तो आप देख लो, आपको एक पोस्ट के लिए लड़ना है तो 225 का कम पोस्ट है, और ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये सभी का कॉमन रिक्रूटमेंट है ना? तो उसके हिसाब से ज्यादा पोस्ट होना चाहिए, लेकिन ठीक है, हमको जितनी मिल रही है उसी में आपको पूरी तरीके से प्रिपरेशन करके लड़ना पड़ेगा। सो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बैच से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9977702457, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। ये 2026 आपका है, ये मैंने पहले भी आपको कहा है। बस आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगी। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो आपको दिया हुआ है उसी को अच्छे से पढ़ना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को रिवाइज करना है। आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो एमएलटी एजुकेशन पॉइंट से सिलेक्टेड हुए हैं, उनके साथ में हमने पॉडकास्ट सेशन किया है। अगला पॉडकास्ट सेशन आपके साथ में होगा, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू।